Hello student of class 7, myself Saurav Srivastava started going to teach you geography. Chapter number 2, atmosphere. The atmosphere. Okay, now let's begin. The blanket of air that surrounded the earth is known as the atmosphere. It means अर्थ के चारों तरफ जो एयर का ब्लैंकेट है उसे ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. मतलब आसपास की जितनी भी हवा प्रेजेंट है अर्थ के चारों तरफ वही एटमॉस्फेयर कहलाता है. The atmosphere extend more than 1000 किलोमीटर above the earth surface. अर्थ सरफेस पे एटमॉस्फेयर की जो मोटाई है वो कई हजार किलोमीटर तक है. It is held in place by earth force of gravity, जिसकी वजह से अर्थ पर ग्रेविटी फोर्स का हम अनुभव करते हैं. Composition of the atmosphere. Air which makes up the atmosphere is mixture of several gases. Air जिससे मिलकर के एटमॉस्फेयर बनता है इसमें कई सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, जैसे कि नाइट्रोजन up to 78%, oxygen about 21%, and total volume of the atmosphere. Carbon dioxide makes up to 0.03% present in our atmosphere, and remaining 0.97% includes other constituents such as argon gas, ozone gas, water vapor, etc. Some dust particles are also present in the atmosphere. कुछ डस्ट पार्टिकल भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं. Although the gases present in the atmosphere are used up in certain process. हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उसका यूज हम बहुत कम करते हैं. ऑक्सीजन का यूज ज्यादा करते हैं, नाइट्रोजन का यूज करते हैं. दे आर ऑल्सो रिलीज्ड बैक इन द एटमॉस्फेयर इन अदर प्रोसेस. और फिर ऑक्सीजन का यूज करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड बना के हम बाहर ही छोड़ देते हैं. Thus the composition of the lower part of the atmosphere remains fairly constant. यानी कि जो एटमॉस्फेयर का लोअर पार्ट है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि न बदलता नहीं है. Atmospheric nitrogen is converted to nitrogen composition compounds by lighting and be certain types of organisms such as nitrogen fixing bacteria present in the soil or in the roots of some plants. Okay, it means atmospheric nitrogen is converted to nitrogen compound. एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसे नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर दिया जाता है. किससे? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड सर्टेन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट जो सॉइल में प्रेजेंट होता है और रूट्स में प्रेजेंट होता है. प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन कंपाउंड एंड कन्वर्ट देम टू प्रोटीन्स. प्लांट क्या करता है? नाइट्रोजन कंपाउंड को एब्जॉर्ब करता है और उसे प्रोटीन में चेंज कर देता है. एनिमल्स टेक इन प्रोटीन्स बाय ईटिंग प्लांट और अदर एनिमल्स. एनिमल जो है वो प्रोटीन नाइट्रोजन किससे लेते हैं? पौधे को खा करके. नाइट्रोजन रिटर्न टू एटमॉस्फेयर व्हेन डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट ऑन एनिमल वेस्ट. जब एनिमल वेस्ट बाहर निकलता है तो फिर से एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन कंप्लीट होता है. एंड द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. या कोई पौधा अगर सूख जाता है या कोई जानवर मर जाता है तब जाके नाइट्रोजन कंप्लीट होता है. Oxygen is used up in process like respiration of organism, burning of fuels and the decay of organic matter. Okay, ऑक्सीजन का यूज रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में किया जाता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स में किया जाता है, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में किया जाता है. इट इज रिप्लेस्ड बाय द ऑक्सीजन. और इसे ऑक्सीजन के द्वारा रिप्लेस किया जाता है. रिलीज बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जब कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है तब ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है. सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड अप ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिप्लेस्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक पौधे के द्वारा फोटोसिंथेसिस के टाइम एब्जॉर्ब किया जाता है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज किया जाता है. द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड द डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर also produces oxygen. Thus nature has ways of maintaining the balance of gases. यानी कि नेचर के पास ये क्वालिटी है कि वो अपने गैसों को बैलेंस कर सकता है. एक जगह से गैस रिलीज होगी तो दूसरी जगह ऑब्जॉर्व होगा, दूसरी जगह गैस ऑब्जॉर्व होगा तो कहीं ना कहीं से वो रिलीज होगी. It means all the gases are constant in our atmosphere. However, human activities are disturbing this balance by polluting the air. ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे डिस्टर्बेंस हुए हैं. एयर पॉल्यूशन. एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एयर इज नोन एज एयर पॉल्यूशन. जो भी चीजें हम नहीं चाहते या हवा नहीं चाहती है और लेकिन फिर भी वो बढ़ता है जिससे एयर पॉल्यूशन फैलता है तो ये प्रोसेस एयर पॉल्यूशन कहलाता है.
दिस में हैपन इफ द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द कंपोजिशन ऑफ एयर आर डिस्टर्ब। यदि हवा में किसी गैस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और किसी गैस की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, मतलब अगर नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इसे हम एयर पॉल्यूशन कहेंगे। सब्सटेंसेस दैट कॉजेज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। ऐसे सब्सटेंस जिसके कारण पॉल्यूशन फैलता है पॉल्यूटेंट कहलाता है। ओके, इन सिटीज एंड इंडस्ट्रियल एरियाज ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज आर द चीफ पॉल्यूटिंग एजेंट्स। शहरों में और इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटोमोबाइल्स और फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं ही मेन पॉल्यूशन का कारण होता है। दे एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज, उसमें से बहुत बड़ी मात्रा में गैस निकलता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा। दे आल्सो एमिट सॉलिड पॉल्यूटेंट्स, उसमें से सॉलिड पॉल्यूटेंट्स भी निकलता है जैसे कि कुछ चीज़ें जो पूरी तरह नहीं जलती बच जाती हैं। पार्टिकल्स फ्रॉम फ्यूल्स, सम ऑफ द एमिटेड सब्सटेंस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें से कुछ सब्सटेंस है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जिसको SA2 कहते हैं। कंपाउंड्स ऑफ पॉइजनस मेटल्स लाइक लेड एंड हार्मफुल फॉर अस, ये सारी चीज़ें हमारे लिए भी नुकसानदायक है। नेचुरल एजेंट्स में ऑल्सो कॉज पॉल्यूशन, नेचुरल एजेंट्स भी पॉल्यूशन फैलाते हैं जैसे कि वोल्कानो जब ज्वालामुखी फूटता है, फॉर एग्जाम्पल रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट, बहुत बड़ी मात्रा में धूल, राख और जहरीली गैसें एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं। द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज, ऑन द कंपोजिशन के बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे और दूसरे प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर हम देखें तो द एटमॉस्फेयर में बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, नीचे से शुरू करता है। द लेयर आर कॉल्ड ट्रोपोस्फियर, सबसे नीचे का लेयर ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। हाउएवर द बाउंड्रीज बिटवीन दीज लेयर आर नाइदर फिक्स्ड नॉर वेल डिफाइंड, इसकी बाउंड्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते। दीज लेयर, द लेयर ओवरलैप एंड वेरी इन थिकनेस, एक लेयर दूसरे लेयर को ओवरलैप करती है और इसकी थिकनेस बहुत मोटी भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है। अर्थ के जो सबसे पास वाला लेयर है उसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं और इसी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ट्रोपोस्फियर, द लोवेस्ट एंड द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर पृथ्वी के सबसे नज़दीक, अर्थ के सबसे नज़दीक है और सबसे ज़्यादा मोटा भी है। इसमें बहुत सारी गैसें प्रेजेंट है। अबाउट 3/4 ऑफ द मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कंटेंट विद दिस लेयर। 3.4 टोटल मास एटमॉस्फेयर का ट्रोपोस्फियर में ही प्रेजेंट है। द एक्सटेंट ऑफ दिस लेयर इज अबाउट 18 किलोमीटर एबव द इक्वेटर, इक्वेटर से 18 किलोमीटर ऊपर, बट ओनली अबाउट 8 किलोमीटर एबव द 2 पोल्स, और दोनों पोल से सिर्फ 8 किलोमीटर ऊपर ही ट्रोपोस्फियर प्रेजेंट है। द ट्रोपोस्फियर एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट, ट्रोपोस्फियर एक ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है। इट प्रिवेंट्स डेज फ्रॉम बिकमिंग वेरी हॉट, ये दिन को बहुत ज़्यादा गर्म होने से बचाता है और रात को बहुत ज़्यादा ठंड होने से बचाता है। इट मीन्स the troposphere is called the blanket of our atmosphere. Within the troposphere, the temperature decreases as we move up. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर, यानी कि ट्रोपोस्फियर जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर, क्लाउड्स एंड डस्ट पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर फाउंड इन दिस लेयर। मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर, क्लाउड्स एंड डस्ट पार्टिकल ऑल्सो प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। द ट्रोपोस्फियर गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ट्रोपोस्फियर जो है वो ग्रीक नेम से आया है जिसका मतलब होता है ट्रोपोज, टर्निंग। दिस इज बिकॉज ऑल द वेदर चेंजेस दैट वी एक्सपीरियंस टेक्स प्लेस इन द ट्रोपोस्फियर, जितने भी मौसम हमें चेंज हुए दिखाई देते हैं वो सब ट्रोपोस्फियर में ही चेंज होते हैं। द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज मार्क्ड बाय द ट्रोपोपाज वेयर द जनरल डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड स्टॉप्स, जैसे जैसे ऊंचाई घटती है वैसे वैसे टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है। नाउ स्ट्रेटोस्फियर, द स्ट्रेटोस्फियर लाइज above the troposphere and extent is about 50 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फियर के ठीक ऊपर स्थित है जिसकी मोटाई जो है 50 किलोमीटर है। ओके, अबाउट 50 किलोमीटर एबव अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर है। अ पार्ट ऑफ द सरफेस स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज द ओजोनोस्फियर, इसे हम ओजोनोस्फियर भी कहते हैं। एज इट हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, क्योंकि इसमें ओजोन यानी कि O3 की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है इसीलिए हम ओजोन लेयर इसे कहते हैं।
ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एब्जॉर्बिंग द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी सुरक्षा यानी कि हमको प्रोटेक्ट करता है। द ओजोन स्फीयर बिकम्स क्वाइट वार्म बाय एब्जॉर्बिंग दीज रेज। अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन लेयर सोख लेता है और बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। नाउ कम टू मेसोस्फीयर। द मेसोस्फीयर लाइज एबव द स्ट्रेटोस्फीयर। मेसोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के ठीक ऊपर रहता है। अर्थ सरफेस से ये 80 किलोमीटर ऊपर हमें दिखाई देता है। इस लेयर में टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे एल्टीट्यूड घटेगी वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाएगा एंड गिर करके -85 डिग्री तक चला जाता है। इट थर्मोस्फीयर एबव द मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर के ठीक ऊपर थर्मोस्फीयर होता है और ये अर्थ सरफेस से लगभग 450 किलोमीटर ऊपर है। द टेम्परेचर राइज रैपिडली विद एल्टीट्यूड इन दिस लेयर। इस लेयर में टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है। एक्सोस्फीयर, अर्थ सरफेस में जो सबसे बाहरी लेयर है उसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज कॉल्ड द एक्सोस्फीयर। द अपर रीचेज ऑफ दिस लेयर मर्ज विथ आउटर स्पेस। द टेम्परेचर इन एक्सोस्फीयर इज वेरी हाई। एक्सोस्फीयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। देयर इज अ लेयर इन द एटमोस्फियर इन विच द मॉलिक्यूल ऑफ एटमोस्फेरिक gases are broken into charges particle called ions। एटमॉस्फेरिक लेयर्स के कारण एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरह के चार्ज पैदा होते हैं जिसे हम पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं और नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं। दिस लेयर इज कॉल्ड आयनोस्फीयर। इसीलिए इसको हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं क्योंकि आयंस ही चार्ज बनाते हैं। इसे आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इट रिफ्लेक्ट और सेंड बैक रेडियो वेव्स। यहाँ से किससे? आयनोस्फीयर से रेडियो वेव्स को भेजा जाता है और जो अर्थ सरफेस पर आती है वापस, जिससे दूर दूर सिग्नल्स को भेजा जा सकता है। द आयनोस्फीयर स्टार्ट इज अबाउट 50 किलोमीटर एंड एक्सटेंडेड अबाउट 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। आयनोस्फीयर अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर से शुरू होता है और 1000 किलोमीटर ऊपर तक जाता है। ओके। वेदर एंड क्लाइमेट। द टर्म वेदर मीन्स द स्टेट ऑफ द एटमोस्फियर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी भी एक समय पर एक जगह पर जिस तरह का मौसम होता है उसे ही हम वेदर कहते हैं। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेदर एलिमेंट्स सच एज टेम्परेचर। वेदर से हमें कई बातें पता चलती है जैसे कि टेम्परेचर क्या है, एयर प्रेशर क्या है, विंड क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, क्लाउड कवर है कि नहीं है, रेनफॉल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वेदर में ये सारी चीजें आ जाएंगी। वी यूजुअली गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदर फ्रॉम वेदर रिपोर्ट्स। हमें वेदर के बारे में वेदर रिपोर्ट से जानकारी मिलती है। एंड फोरकास्ट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में इसके बारे में जो जानकारी दी जाए या टीवी पे जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है, रेडियो पे बताया जाता है, टेलीविजन पे बताया जाता है। वेदर फोरकास्ट आर पर्टिकुलरली हेल्पफुल। वेदर फोरकास्ट हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है एज दे वार्न अस इन एडवांस अबाउट अप्रोचिंग स्टॉर्म्स। ये हमें तूफान से पहले आने वाले की जानकारी भी बता सकता है। बारिश अगर बहुत ज्यादा होगी तो उसके बारे में ये हमें बता सकता है। दिस एनेबल्स अस टू टेक प्रिकॉशंस। और इससे हम सावधान हो जाएंगे। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज द एवरेज वेदर ऑफ द प्लेस। क्लाइमेट किसी भी वेदर का एक एवरेज रूप होता है। इन अदर वर्ड्स क्लाइमेट इज द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन। जैसे पूरे जाड़े के मौसम को हम क्लाइमेट बोलेंगे और पूरे बारिश के मौसम को क्लाइमेट बोलेंगे, पूरे गर्मी के मौसम को हम क्लाइमेट बोलेंगे। लेकिन मौसम रोज रोज भी बदल सकता है लेकिन क्लाइमेट रोज रोज बदलता नहीं है। ओके, यानी कि क्लाइमेट का टाइम पीरियड ज्यादा होता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं एयर टेम्परेचर। द सन इज द चीफ सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द अर्थ। अर्थ के लिए सन ही हीट और लाइट का सोर्स है। इट रेडिएट्स, ये रेडिएट करता है, एनर्जी को सेंड करता है सभी दिशाओं में एक समान, इन ऑल डायरेक्शन इक्वली। बीइंग फार अवे फ्रॉम द सन द अर्थ रिसीव्स ओनली अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दिस एनर्जी। बहुत दूर होने के कारण अर्थ सन की एनर्जी का बहुत छोटा पार्ट ही रिसीव कर पाती है। द सोलर एनर्जी रिसीव्स बाय द अर्थ इज कॉल्ड इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अर्थ के द्वारा सोलर एनर्जी को रिसीव करना अर्थ सोलर रेडिएशन कहलाता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहलाता है। द एनर्जी दैट रीचेज द अर्थ पासेस थ्रू द एटमॉस्फेरिक बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस। इट मीन्स कि अर्थ की एनर्जी अर्थ सरफेस पर आने से पहले एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती है, बट इट हीट्स अप द एटमॉस्फेयर ओनली स्लाइटली। लेकिन ये एटमॉस्फेयर को बहुत धीरे धीरे गर्म करती है। द अर्थ सरफेस हाउएवर गेट हीटेड ऑन एब्जॉर्बिंग दिस एनर्जी। अर्थ
सन की एनर्जी के द्वारा इसलिए हीट हो जाता है क्योंकि उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। द हीटेड सरफेस देन स्टार्ट्स रेडिएटिंग हीट, उसके बाद हीट होकर सरफेस रेडिएटिंग हीट करने लगता है। द एयर अराउंड अस इज हीटेड, आसपास की हवा गर्म होने लगती है इस रेडिएशन के कारण। वी यूज स्पेशल थर्मोमीटर टू मेजर एयर टेम्परेचर, और हम स्पेशल थर्मोमीटर का यूज करके हवा के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज टू मेजर एयर टेम्परेचर इज कॉल्ड सेल्सियस स्केल, जिससे एयर का टेम्परेचर मेजर किया जाता है उसे सेल्सियस स्केल कहते हैं। नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर एंडर्स सेल्सियस, क्योंकि इसका इन्वेंटर कौन था? एंडर्स सेल्सियस थे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंटीग्रेड स्केल, इसे सेंटीग्रेड स्केल भी कहा जाता है। द यूनिट इज रिटन एज डिग्री सेल्सियस, इस पर जो यूनिट लिखी गई है वो डिग्री सेल्सियस में लिखी गई है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन 0 डिग्री सेल्सियस व्हाइल इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज टेकन 100 डिग्री। द हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज एन इम्पोर्टेंट कंसिक्वेंसेस, एटमॉस्फेयर का गर्म होना एक अलग तरह की चीज है। फॉर एग्जाम्पल द वार्म एयर नियर द अर्थ सरफेस एक्सपेंड, अगर हवा गर्म होगी तो वो तेजी से फैलेगी और हवा हल्की हो जाएगी जिससे आंधी आने की संभावना रहती है। एज इट राइज इट ग्रेजुअली गेट कोल्ड, जैसे जैसे तेजी से बढ़ता है उसी हिसाब से ठंडा भी तेजी से होता है। द कूल एयर बीइंग हैवी, ठंडी हवा बहुत भारी होती है और वो नीचे आती है। दस एज वार्म एयर राइजेस, हवा गर्म होगी तो ऊपर जाएगी, हवा ठंडी होगी तो नीचे आएगी। ठीक है, दिस रिजल्ट इन अ साइक्लिक मूवमेंट ऑफ एयर नियर द अर्थ सरफेस, इसी की वजह से हम अर्थ पर कभी ठंडी हवा तो कभी गर्म हवा का अनुभव करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी की क्लास हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।